तो अब आप सभी को मैं एक 3 दिनों की बात है, आज, कल और परसों, यानी आने वाली 3 क्लास। ये 3 क्लास करने के बाद आपका इथिक्स का 90% क्वेश्चन हल करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। 3 दिन की क्लास में 90%। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ किसी उस पर, क्योंकि इन 3 दिनों की क्लास के बाद मैं आप सभी से क्या डिस्कस करूँगा? क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करूँगा। इसके बाद हमारा चालू होगा क्वेश्चन आंसर। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। और संभवतः यदि आप मेरे साथ बराबर का काम कर पाए, जितनी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को करना है, जितना मैं करवाऊँगा, तो मैं 100% कहता हूं कि आपका एथिक्स विषय वस्तु 3 दिनों में ही मजबूत हो जाएगा, 3 दिनों में ही कमज़ोर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे एक्सप्लेन करना है। आज 3 दिनों में मैं आपको एथिक्स के सारे कीवर्ड समझा दूंगा, जितने कीवर्ड हैं, जितने भी आपके शब्दकोश हैं, जो शब्दावली है, शब्दावली का ही खेल है पूरा एथिक्स में। यूपीपीएससी के मुझे लगता है कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, 100% क्वेश्चन यूपीपीएससी के इन आने वाले 3 दिनों में। तो ये कार्य हम लोग आज से करना शुरू करेंगे। ठीक, देखो आधारभूत में थोड़ा बहुत समझ तो आप लोग की अब विकसित हो चुकी होगी, थोड़ा बहुत तो आप समझने लग गए होंगे कि इथिक्स क्या है ना, क्यों इसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में। क्योंकि जब तक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जो ह्यूमन एक्शन है, जो मानवीय क्रियाकलाप हम दिन प्रतिदिन में करते हैं, यदि हमें पता नहीं होगा कि ये सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आपकी दिनचर्या होती है, उठने के बाद आप ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, तो आपको ये पता है ना कि ये सही है, ये जानकारी आपको है ना कि ये सही है, इसीलिए तो डेली आप उसको क्या करते हैं, प्रतिदिन। अन्यथा की स्थिति में ऐसे भी आ सकते हैं, हो सकता है 1-2 दिन का आप गैप भी करते हो ठंडी के समय में कि चलो आज छोड़ देते हैं, आज नहीं नहाते हैं, कल नहाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसको रिपीट करते हैं अगेन, क्योंकि वो सही है, वो आपको कुछ दे के जाएगा। तो जो सही है उसका ज्ञान आपको इथिक्स ही बताएगा, नीति शास्त्र ही बताएगा दिन प्रतिदिन के जीवन में। और आपके प्रोफेशनल जो आप व्यावसायिक कार्य करेंगे, जिस विषय पे आप जुड़ेंगे जा करके, तो उससे भी इथिक्स का ही जुड़ाव होगा। ठीक है, तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि आज के बाद आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएं। हर एक विषय की परिभाषा एक कीवर्ड के तौर पे मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा, फिर हम डिटेलिंग चालू करेंगे। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि शुरुआत की 3 क्लास में ही आप यूपीएससी के क्वेश्चन इथिक्स विषय वस्तु के करने लग गए, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलो अब एक एक विषय वस्तु पे लिखना शुरू करना है आपको, अब राइट डाउन करना है। मैं चीज़ें बोलूँगा और थोड़ा सा स्पीड और गति में तारतम्य बैठाना है आप सभी को। मेरी गति thोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, आपका काम रहना है कि उससे आप सामंजस्य बैठाएं। ठीक है, तो लाइव ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं आप लोग भी आप लोग रेडी हैं? लिखना पड़ेगा बेटा, आज से सभी लोग लिखेंगे। हम लोग अपना पेन कागज़ सभी लोग खोल लें। और आज से मैं प्रयास करूंगा कि आपको आने वाले 3 दिनों में जितना शब्दावली है इथिक्स की, 3 दिन, हो सकता है 1-2 दिन और लगे, तो आज से लिखना चालू करना है। सबसे पहला शब्द आपका इथिक्स ही है, नीति शास्त्र ही है। पहला शब्द आपका नीति शास्त्र ही है। अभी देखो मैं नीति शास्त्र की परिभाषा नहीं करवा रहा हूँ, आपको हेडिंग डाल लेना है डिक्शनरी या शब्दकोश, नीति शास्त्र से संबंधित शब्दकोश। तो पूरा शब्दकोश करेंगे, प्रयास रहेगा 100 से 150 शब्दों को मैं यहाँ पर आप लोगों को शुरुआत में बता दूँ। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी। कोई भी प्रश्न देखोगे, कुछ भी करोगे, या कुछ लोगों के आगामी समय में एग्ज़ाम है तो उन लोगों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो अब आपको बहुत आसानी से एक एक शब्द के बारे में आप लोगों को सीखना चालू कर दोगे। ठीक है, तो जैसा कि इथिक्स के बारे में मैंने बताया था, जो मैं समझाऊंगा वही मैं लिखवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि कोई किताबी जानकारी आपको दे के जाऊँगा। तो इथिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इथिक्स क्या है, एक विज्ञान है जिसका विषय क्षेत्र क्या है, मानव आचरण, है ना। तो लिखिए, इसको लिखिए, नीति शास्त्र वह नियामक मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र वह नियामक मूलक विज्ञान है जो नीति शास्त्र वह नियामक मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले
मानव के ऐच्छिक कर्मों, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मानव के ऐच्छिक कर्मों, ऐच्छिक कर्म मतलब आपका जो आचरण है ना, जो भी आप करते हैं। और आचरण के बारे में मैंने आपको कल बताया था ना कि जो आपके संवेग होते हैं, जो आपके मन पे हावी होते हैं और जो आपकी बुद्धि होती है, इन दोनों का समन्वयित रूप हम आपके आचरण के तौर पे ही देखते हैं। जैसे आप कैसे बैठ रहे हैं, जैसे आप कैसे खा रहे हैं, कैसे आप सो रहे हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं, कैसे आप किसी बात में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यही आपका आचरण है ना। इसी से दिखता है, बड़े आते हैं आप कैसे उनका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यही आपका आचरण है ना। तो लिख लीजिए इसी को, नीति शास्त्र वह नियामक या आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों के उचित या अनुचित होने का निर्धारण करता है। 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 ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। साथ ही यह उचित और अनुचित के निर्धारण के आधारों, साथ ही यह उचित या अनुचित के निर्धारण के आधारों या मापदंडों या मानदंडों की विवेचना भी करता है। उचित या अनुचित के निर्धारक या मानदंडों की विवेचना भी करता है। उचित या अनुचित का निर्धारक कौन हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि सही क्या है, गलत क्या है, दोनों के सिद्धांत बताए थे। सही होने का सिद्धांत क्या है, सही होने का लक्ष्य क्या है? जहाँ परिणाम अच्छा हो, जिसका रिजल्ट गुड आए वो सही है। या फिर जो मानव की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो सही है, उसी को हम कहेंगे राइट है ना। या जो मानव की नैतिक आवश्यकताओं की अवहेलना करे वो गलत है, या जिसका रिजल्ट बैड आए वो गलत होगा। और ये कौन बताएगा? जो ह्यूमन वैल्यू है, मानवीय मूल्य हैं, मूल्य ही हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या गलत होगा क्या गलत। जैसे कि सत्य बोलना, आपको एक टॉपिक अभी आप पढ़ोगे सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब समझते हैं? इस शब्द से ही सीखने का प्रयास करिए। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। निष्ठा मतलब समझते हैं? किसी चीज पे विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना। निष्ठा का मतलब क्या है? मुझे आप सब पे पूर्ण निष्ठा है, या हमें ईश्वर पे पूर्ण निष्ठा है। इसका मतलब क्या है? दृढ़ विश्वास होना किसी के ऊपर। सत्य का मतलब होता है जो सही है ना। तो सत्य के ऊपर पूर्ण या दृढ़ निष्ठा होना, दृढ़ विश्वास होना, यही सत्यनिष्ठा है। यानी कि मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति भी आपके ऊपर आ गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति पर भी आप सत्य में ही अडिग हैं। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है ना। तभी तो आपकी इंटीग्रिटी वहीं से तो आंकी जाएगी कि आप कितने सत्यनिष्ठ हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, आपसे दोगली बातें करता है, उसकी बातों में विरोधाभास दिखाई देता है आपको। एक सिचुएशन में वो आपसे नैतिक आचरण की बात करता है, दूसरे सिचुएशन में उस नैतिक आचरण का अमल नहीं करता है। वो कहता है कि चलो ये नहीं तो ये हो जाएगा। आप कभी सामान खरीदने जाइए बाज़ार में तो क्या करता है, कहीं भी लीजिए, आपको एक रेट बताया जाएगा, एक वैल्यू बताई जाएगी, फिर आपसे बोलेगा कि होलसेल प्राइस पे है ना, ये मैं आपको बिल्कुल जिस दाम पे ख़रीद के लाया हूँ उसी दाम पे बेच रहा हूँ। आप थोड़ा सा जाने लगिए, 5 मिनट बाद ही उसके रेट और कम करता चला जाएगा। उसे सेल करना है और उसे अधिकतम लाभ भी कमाना है। उसे पता है कि ग्राहक का आचरण कैसा होता है, नेचर कैसे होता है। उसे पता है कि ग्राहक का एटीट्यूड बना हुआ है। हर मार्केट में आप ऐसा नहीं करते। जैसे मॉल के अंदर जाएंगे तो मॉल के अंदर फिर आप बार्गेनिंग नहीं करते, क्योंकि उस मार्केट में एटीट्यूड कैसा डेवलप है आपका। आपको ये पता है कि उस मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर एक ही दाम है, फिक्स दाम
जो स्कैन हुआ कोड पे वही रेट वहाँ पे आना है। पहले ही वैल्यू लगा हुआ है, लिखा हुआ है 40% फ्लैट ऑफ है या अप टू है, तो आप ऐसे देख लेते हैं कि अच्छा ये मैं नहीं खरीद पाऊँगा, मैं ले पाऊँगा। लेकिन कोई साधारण दुकान पे जाइए, वो आपको 5000 बताएगा तो आप प्रयास करेंगे कि 2500 का मिल जाए। क्यों? एटीट्यूड, उस मार्केट के प्रति आपका ऐसा नेचर बन चुका है, क्योंकि उस मार्केट में ऐसा होता ही है। तो वहाँ पर आप देखेंगे एक व्यक्ति 4 से 5 बार बदलता है अपने आप को, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा, है ना? चलो पहले एक बार मैं सत्यनिष्ठा आप लोगों को समझाता हूँ। यहीं पर एक बार सत्यनिष्ठा विषय वस्तु को आप समझिए। मैंने इथिक्स आपको बताई थी, ये है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा को आसान भाषा में यदि कहा जाए, सशक्त नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा या उनका अनुपालन, है ना? सशक्त नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत मतलब सही और गलत। आपको पता है कि ये चीज़ सही है और आप जानते भी हैं, यदि सही है तो सही है, यदि आप जानते हैं गलत है तो गलत है। उनके प्रति निष्ठा भी है, दृढ़ विश्वास भी है आपको, और उनका आप अनुपालन भी कर रहे हैं। तो आप कैसे व्यक्ति होंगे? सत्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे। यह दिखावे का अभाव है। सत्यनिष्ठा क्या है? दिखावा नहीं है। आसान भाषा में कहूँ, कथनी करनी में एक रूपता हो, जो कहे वही करे, ऊपरी चोंगा ना हो उसका, है ना? आसान भाषा में ये 3 चीज़ें हैं। विचार, जो मन में आपके विचार उठ रहे हैं, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, जो आपके वचन हैं, जो आप बोल रहे हैं, और जो आपका कर्म है, इन तीनों में सामंजस्य हो या एक रूपता हो। इन तीनों में एक रूपता हो, मन, वचन, विचार, कर्म में एक रूपता ही सत्यनिष्ठा कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप समझ लो अपने आप से, आप कितने सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो अपने प्रति या किसी और के प्रति। कितना कमिटमेंट के ऊपर कमिटमेंट करते हो और कितना उनको फॉलो करते हो, कितना आप उनके पूरा करते हो, यह आपको पता है ना? खूब अच्छे से जानते हो अपनी दशा व्यथा हर चीज़ को, है ना? खूब अच्छे समझते हो। इसको यहाँ पे एक बार लगा दीजिए, ठीक है? चलिए, तो क्या है? विचार, वचन, कर्म में एक रूपता या सामंजस्य स्थापित होना क्या कहलाता है? आपका सत्यनिष्ठा कहलाता है। ये ईमानदारी से ज़्यादा व्यापक शब्द है। अब ईमानदारी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ईमानदारी आसान भाषा में क्या है? पारदर्शिता। एक हटा दीजिए कोई भी। पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या है? जहां पे कुछ छुपा ना हो। अभी मैं आपको पारदर्शिता को भी और स्पष्ट करूंगा। अभी देखो चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, अभी सिर्फ आपको ऊपरी तौर पे पता है। जब आप चीज़ों को स्पष्टता से समझते जाएंगे, ये पहले 3 दिन में मुझे यही काम ही करना है आपको। ईमानदारी से ज़्यादा व्यापक शब्द है आपका सत्यनिष्ठ होना। पूर्ण ईमानदारी और सशक्त नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा और उनका अनुपालन सत्यनिष्ठा है। आपके जो पेशेवर हित हैं, यानी कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं, पेशेवर हित क्या हो सकते हैं आपके? जैसे आप एक छात्र हैं, आपका एक पेशा ये है। कोई किसान है, उसका पेशा वो है। कोई व्यवसायी है, उसका पेशा वो है। आप कल के दिन सिविल सेवक बनेंगे, आपका पेशा वो होगा। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति का कई जगहों पे पेशा बदल जाता है। जैसे आप एक छात्र होने के साथ साथ आप एक पुत्र भी हैं, कर्तव्य बदल जाएंगे वहाँ पे। छात्र होने पे आपके कर्तव्य कुछ और हैं, पुत्र होने पे कर्तव्य कुछ और हैं, भाई होने पे कर्तव्य कुछ और हैं, पिता होने पे कर्तव्य कुछ और हैं, पति होने पे कर्तव्य कुछ और हैं। समझ रहे हैं? आपका हर जगह ओहदा बदल रहा है और ओहदा बदलने के साथ साथ आपकी ड्यूटी चेंज हो रही है, कर्तव्य बदल रहा है। एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपके कर्तव्य कुछ और है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? चीज़ों को बहुत आसान करना है। एक मिनट, चीज़ों को हमें इतना इजी कर देना है, चीज़ें कठिन नहीं है। दरअसल हमने ही इनको क्या कर रखा है? कठिन बना रखा है। चलिए, तो आपके जो पेशेवर हित हैं और जो आपके व्यक्तिगत हित हैं, हमेशा अपने व्यक्तिगत हितों से पेशेवर हितों को ऊपर रखना, आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे, है ना? अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, आप क्या करते हो? अपने पेशेवर हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर लाद देते हो, या अपने व्यक्तिगत हितों को पेशेवर हितों के ऊपर लाद देते हो। मान लीजिए आप अपने घर पे ही देखेंगे, आपके पिता हैं, मान लीजिए पिता कहीं जॉब करते हैं,
ठीक है, जॉब करते हैं। अब वहाँ पे मान लो सीनियर ने उन्हें कुछ कह दिया है ना, या अपने जूनियर से कोई खटपट उनकी हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, उसका वो घर जब आते हैं तो घर आकर उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। वो क्या करते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है घर में, ऑफिस ऑफिस है, घर घर है, समझ रहे हैं, घर घर है, ऑफिस ऑफिस है। आप खुद छोटो, एक छोटा सा बच्चा है आपके घर पे, और उस छोटे से बच्चे को आपसे क्या चाहिए, आपका कोई रिलेशन होगा उसके साथ, या तो आप हो सकता है उसके किसी रिलेशन में पढ़ रहे हो सकता है आप पिता हो सकता है आप चाचा हो सकता है आप मामा हो, कुछ भी हो सकते हैं आप उसके, हो सकता है आप एक मित्र हो, मित्र का रिश्ता हो आपका उससे, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या चाहेगा आपको, आपकी उसके प्रति ड्यूटी क्या है और उसकी आपके प्रति ड्यूटी क्या है, समझ रहे हो ना बात को। तो आपको उसके ऊपर अपनी चीजें नहीं लाद देनी है। मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं हमारे, कभी आप उन्हें देखिए, कुछ चीज़ें उनसे बहुत सीखने लायक होती हैं। तो वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का खबर है, हर पल हर जगह देश के किसी कोने में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में वो मान लीजिए किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और वहाँ पे अपने उस झुंझलाहट को निकालने लग जाएं, तो क्या किया उन्होंने, अपने पेशेवर जो उनके हित हैं उनको उन्होंने उसके ऊपर लाद दिया। तो आपको हर जगह एक अलग रिएक्शन रखना पड़ेगा, हर सिचुएशन में, समझ रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी जो अभी परिस्थिति है वो परिस्थिति इस समस्या के कारण नहीं है। अब आप घर की झंझाट, हो सकता है घर पे आपके कोई इशू हुआ हो, अभी आप लोग मेरे साथ क्लास कर रहे हो और क्लास में अपने घर को लेके चले आओ, या फिर हो सकता है मैं कहीं से आ रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हुई हों। आपको मेरे से क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है कि आप मेरे से पढ़ के जाओ, कुछ सीख के जाओ, कुछ समझ के जाओ, यही तो है। मैं आके उस झुंझलाहट को आपके ऊपर लाद दूँ। मान लो मैं कल पूरी रात किसी कारण जगा, कोई कार्यक्रम हो वहाँ पे मैंने शिरकत की और उस कारण से मैंने आपकी क्लास मिस कर दी मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, एक हित को दूसरे हित के ऊपर लाद दिया। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, मुद्दे पे समझिए। आपको एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन के साथ जोड़ना नहीं है, हर सिचुएशन में आपको एक नयापन ला करके खड़ा करना है, समझ रहे हैं बात को। तो कहने का तात्पर्य है अपने पेशेवर हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखना है। आपको आपके व्यक्तिगत हित आपके पेशेवर हितों के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक। अपने नैतिक मूल्यों पर आपको दृढ़ता होनी चाहिए, तब आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे, है ना। जो सही है या जो उचित है उस पर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए आपकी। विपरीत परिस्थितियों पर भी आपको नहीं डिगना है। महात्मा गांधी थे, आपने देखा बड़े बड़े आंदोलन भी उन्होंने रद्द कर दिए, विपरीत परिस्थितियों पर भी वो नहीं डिगे, इसलिए उनको सत्यनिष्ठ कहा जाता है, सत्य अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। तो जब आप प्रशासन में होंगे तो कई बार ऐसी चुनौतियां आएंगी, कई बार ऐसे प्रलोभन आएंगे जिन प्रलोभनों में आप अपने नैतिक सिद्धांतों को, अपने कर्तव्यों को, अपने मनोभावों को क्या करेंगे, ताक में रख देंगे, है ना। बहुत सारे दबाव आएंगे आपके ऊपर, तो आपको क्या करना है, जो सही है जो उचित है उस पर पूर्ण निष्ठा रखनी है और विपरीत परिस्थितियों पर भी आपको डिगना नहीं है, तब आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे। विभिन्न प्रकार के प्रभाव जैसे लोभ, है ना, स्वार्थ, भय इत्यादि प्रभावों से मुक्त होना, यदि ये प्रभाव आपके पेशेवर हितों में नहीं आते तो आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे। बहुत सारी फिल्में आप देखते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं या फिर कोई भी जो ईमानदार व्यक्ति, हीरो होता है, यदि वो ईमानदार हुआ तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। नायक मूवी देखी आपने, है ना, क्या होता है, नेता सब उसका घर द्वार सब तोड़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सत्य निष्ठा से नहीं डिगता है। जिसके साथ उसका विवाह होने वाला होता है वो क्या कहते हैं कि तू ये छोड़ दे, तब जाके हम अपनी बेटी तुझे देंगे, लेकिन उसे पता है कि ये सही रास्ता है, यदि मैं छोड़ दूंगा तो ये फर्ज फिर कौन निभाएगा, समझ रहे हैं। तो सत्य निष्ठा से नहीं डिगना,
ये सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य है। कौन? सत्यनिष्ठा। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य में लिखा हुआ है कि ये सिविल सेवा का एक बुनियादी कोर मूल है। ये बहुत जरूरी है आपको, इसके बिना आप सिविल सेवा में नहीं रह सकते। आपके अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए अपने प्रति और अपने पेशे के प्रति, अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन, तो आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे। डर से, लोभ से, दबाव से, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना, आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे, है ना। मान लीजिए कोई किसी जगह पे एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है ना, जो कि इल्लीगल है, अवैध है। आपको ऊपर से आदेश आया कि आपको जाना है और उसे तोड़ना है, या नहीं भी आदेश आया, इसके बावजूद भी आपको पता है कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे निर्माण। हो सकता है जिस बिल्डर वो बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हो, उस बिल्डर ने अच्छा खासा पैसा फेंका हो ऊपर, तब बना रहा हो, तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? आपका कर्तव्य होना चाहिए कि उसको निर्माण कार्य को रोक देना, उसकी जांच करवाना, और यदि किसी प्रकार का भी आपको भय, प्रलोभन कुछ भी दिया जा रहा है, उससे भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना। पता चला आप गए साइड पे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख आपको अंडर टेबल पकड़ा दिए गए, आप भी अरे बहुत बढ़िया और बनाओ, 2 खंड और ऊंचा कर देना इसको, समझ, तब आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे अपने कर्तव्य, अपने पेशे के प्रति। देखो एक चीज़ तो है, जब भी घूसखोरी की बात आती है चेहरे में मुस्कान तो आई जाती है। लाभ का सौदा है ना। क्या हो रहा है? यदि गंगा बह के घर ही आ रही है तो ये सबके अंदर होता है, ह्यूमन बिहेवियर है। ये सत्यनिष्ठ हो पाना इतनी आसान चीज़ नहीं है। यदि देश में सभी सत्यनिष्ठ होते तो शायद आज देश की ये दुर्दशा नहीं होती, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे नेता हो, या जो भी जिम्मेदार वर्ग हो सकता है आपके पिता भी सत्यनिष्ठ ना हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना, अपने मूल्यों से लगाव होना, अपने सिद्धांतों से नहीं डिगना, है ना। आपने जो वैल्यू क्रिएट किए हैं, महात्मा गांधी नहीं डिगे, सुभाष चंद्र बोस नहीं डिगे अपने सिद्धांतों से। आपको शायद पता हो सुभाष ने देश छोड़ दिया। जब महात्मा गांधी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने क्यों की? क्योंकि 1939 में जब कांग्रेस के चुनाव हुए, महात्मा गांधी ने विरोध कर दिया, क्योंकि सुभाष के विचार और उनके विचार आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे, विरोधाभासी थे। उद्देश्य दोनों का एक था, लेकिन सुभाष जो थे वो बहुत अवसरवादी व्यक्ति थे। कुछ मामलों में उनको लगता था कि अवसर सही है देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने का, क्योंकि इस समय ब्रिटेन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में, तो ये मौका अच्छा है अपने देश को, इसी मौके पे हम आज़ाद करा सकते हैं तुरंत और तत्काल प्रभाव से। हमें ऐसी शक्तियों का सहारा लेना होगा जो शक्तियां ब्रिटेन के खिलाफ खड़ी हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी से, इटली से, जापान से, और उन्होंने वो कार्य किया भी। गांधी इसके विपरीत हो गए। गांधी ने कहा कि जब दुश्मन विपत्ति में हो तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। गांधी कैसे थे? सत्यनिष्ठ, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे। सुभाष साध्य की पवित्रता पर बल देते थे। साध्य प्रबल था उनके लिए, लक्ष्य प्रबल था, परिणाम प्रबल था, देश की आज़ादी उनके लिए सबसे प्रमुख लक्ष्य था। गांधी का जो माध्यम हो वो भी गलत ना हो, देश की आज़ादी का माध्यम भी सही होना चाहिए। समझ रहे हैं? अहिंसा से करेंगे, असहयोग से करेंगे, सविनय अवज्ञा से करेंगे। लेकिन फाइनली गांधी ने भी 1942 में बोला करो या मरो। उनको भी सुभाष का रास्ता फाइनली कुछ हद तक अपनाना पड़ा, और बड़ी हिंसा हुई 1942 में, क्योंकि उनको समझ में आ गया था साम दाम दंड भेद, चारों चीज़ें से ही काम चलती हैं। तो समझ सकते हैं आप, आपको अपने मूल्यों के प्रति लगाव हो, चाहे आपको सब कुछ त्यागना ना पड़ जाए, आपके मूल्य ऐसे होने चाहिए। आप समझौतावादी व्यक्ति नहीं होने चाहिए, है ना। और क्या हो सकता है? पद में रहते हुए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए ताकि हम दूसरों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। कई बार होता है, मान लीजिए आप हैं, एक अधिकारी हैं, है ना, मान लीजिए आपकी कार खराब हो गई कुछ समय के लिए, जिस सरकारी कार पे, लेकिन आपको अर्जेंट ऑफिस जाना है, तो आपको टैक्सी करनी चाहिए, ना कि पड़ोसी की कार लेके जानी चाहिए, ना कि किसी उद्योगपति की कार वो कोई गिफ्ट दे रहा है उसे ले लेना चाहिए।
पैदल चल सकते हैं, लेकिन यदि आपने वो एक बार ले लिया मदद तो उसको आपको चुकाना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप तौर पे। हमें कोई पद पे रहता हुआ ऐसा कार्य नहीं करना है। यदि मान लीजिए आप कहीं पे छापा डालने जाते हैं और वहाँ की चाय पी लेते हैं तो कृतज्ञ हो गए आप, वहाँ का अन्न जल ग्रहण कर लिया आपने। ऑफर करते हैं ना तुरंत ही, जैसे ही अधिकारी पहुँचता है चाय पानी की व्यवस्था तुरंत हो जाती है। अब आप भी जुट गए, वाह काजू कभी खाया ही नहीं, यही मौका है ना। तो अधिकारी को क्या चाहिए, अपने कर्तव्य पालन के दौरान अपने पद में रहते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करना ताकि हम दूसरों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं और उस कृतज्ञता के भाव में दूर करने के लिए कर्तव्य विमुख हो जाएं। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना, तभी हम सत्यनिष्ठ बने रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए आपको। आप दूसरों से जैसी अपेक्षा करते हैं वही आप दूसरों के लिए करें, तभी आप क्या कहलाएंगे? सत्यनिष्ठ कहलाएंगे। सत्यनिष्ठा समझ में आई? क्या होती है सत्यनिष्ठा? सिर्फ विश्वास नहीं रखना, जो गलत है वो गलत है और उसको अनुपालन भी करना है, उसको करना भी है, उसको अपने दिखना भी चाहिए वो। तो ये है सत्यनिष्ठा। आप लिख दीजिए यही बातें, जितनी बातें मैंने आपको बताई अभी मैं लिखवा भी दूंगा, यही सारी बातें। तो सत्यनिष्ठा समझ में आई? आपके टॉपिक का पहला पॉइंट था नीति शास्त्र, दूसरा टॉपिक था सत्यनिष्ठा। समझ में आई? पहले नीति शास्त्र पूरा लिख लो। कहां पर थे हम? लिखना चालू करिए। कहां पर थे? हाँ, मानदंडों की विवेचना की जाती है। आगे लिखना शुरू करिए। एथिक्स में मानदंडों की विवेचना की जाती है ताकि व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य बना रहे, ताकि व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य बना रहे तथा सुखद मानवीय जीवन प्राप्त हो सके, तथा सुखद मानवीय जीवन प्राप्त हो सके, सुखद मानवीय जीवन प्राप्त हो सके, सुखद मानवीय जीवन प्राप्त हो सके। तो नीति शास्त्र का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है नीति शास्त्र का? सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति, है ना। इसीलिए कल मैंने जो आपको बेसिक क्लास ली थी, मैंने आपको भी कुछ शुरुआत से बताया था कि नीति शास्त्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि नीति शास्त्र व्यक्ति को नैतिक द्वंद्वों से सुलझाने का प्रयास करता है, उसे सही और गलत में बताने का प्रयास करता है। आप अपने जीवन में कई बार अपने व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित, तात्कालिक क्षणिक लाभों को ध्यान में रख करके अपने जीवन को संघर्षमय बना लेते हैं और उस संघर्षमय की अवस्था से आपको समाप्त करने का प्रयास, आपके जीवन में अधिकतम सुख लाने का प्रयास, आपके जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास, आपके माध्यम से समाज को सुखमय बनाने का प्रयास कौन करता है? नीति शास्त्र करता है। इसलिए नीति शास्त्र में क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, है ना। नीति शास्त्र इसलिए आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक, आगे लिख लीजिए अगली लाइन। नीति शास्त्र का संबंध चाहिए से होता है। ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। नीति शास्त्र हमें क्या करता है? मार्गदर्शित करता है। नीति शास्त्र हमें पथ प्रदर्शित करता है। तो नीति शास्त्र का संबंध चाहिए से होता है। चाहिए का तात्पर्य नीति शास्त्र से है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर? क्लियर होना चाहिए। देखो बताइए बच्चों, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जितने भी ऑनलाइन वाले हैं सबको क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुद्दा इस बात का है। एक एक टॉपिक, अब ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या फिर से दोबारा नहीं होगा? जो होगा एक बार ही होगा। फिर से मतलब बना रखा है मदारी कि डमरू बजाओ ये नाचेगा। जब क्लियर है, इतने दिन से एथिक्स ही समझा रहा हूँ। यदि अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो दिमाग का करो ऑपरेशन। दिमाग में क्या बैठ गया है?
धूल कचरा। अब ये इथिक्स पढ़ते पढ़ते शायद थोड़ा बहुत आपका ऑपरेशन हो जाए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आप लिखिए, उचित क्या है। उचित की परिभाषा, सही की परिभाषा, राइट की परिभाषा, उचित किसे कहेंगे आप। ठीक है, हम बहुत बेसिक से लेके जा रहे हैं हर चीज़ को। उचित की परिभाषा क्या। वैसे मैंने ये सिद्धांत आपको बताया था, सही होने का सिद्धांत, गलत होने का सिद्धांत, है ना। नीति शास्त्र में सही होने का सिद्धांत क्या है, जिसका टारगेट क्या है, गुड, अच्छा, जिसका टारगेट गुड है, जिसका लक्ष्य है अच्छा करना, है ना। तो लिखिए उचित होने का सिद्धांत लिखिए, नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य करना, नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य करना, नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य करना उचित है, उचित है। नैतिक नियमों का लक्ष्य, नैतिक नियमों का लक्ष्य शुभ की प्राप्ति है। शुभ मतलब गुड, ब्रैकेट में गुड लिख लीजिएगा। शुभ की प्राप्ति है, शुभ की प्राप्ति है। इस शुभ की प्राप्ति में, इस शुभ की प्राप्ति में, इस शुभ की प्राप्ति में जो कर्म सहायक होते हैं, जो कर्म सहायक होते हैं वह उचित है, वह उचित है। तो सही क्या है, सही समझ गए, है ना। अब साथ में अनुचित भी लिख लीजिए। अनुचित क्या है, अनुचित क्या है, अनुचित लिख लीजिए, नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करना अनुचित है। नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करना अनुचित है। नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करना अनुचित है। अनुचित कर्मों का लक्ष्य बुरा होता है। अनुचित कर्मों का लक्ष्य बुरा होता है। अनुचित कर्मों का लक्ष्य बुरा होता है। इस रूप में अशुभ या बुरा, अशुभ या बुरा की प्राप्ति में जो कर्म सहायक होते हैं, की प्राप्ति में जो कर्म सहायक होते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, जो शुभ की प्राप्ति में बाधक हो, ये भी बोल सकते हैं, जो शुभ की प्राप्ति में बाधक हो, है ना। या जो अशुभ की प्राप्ति में सहायक होते हैं या बुरा की प्राप्ति में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुचित कहते हैं। तो उचित अनुचित आपका क्लियर। ठीक। अब एक चीज और समझिएगा, अगला डाल दीजिए, शुभ क्या है, गुड किसे कहेंगे, अच्छा किसे कहेंगे, गुड किसे कहेंगे, अच्छा किसे कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, आप लोग वही एग्जाम्पल में लेता हूँ, या फिर एक लेते हैं देश की आज़ादी को। देश के महानायक थे हमारे, उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझोगे, देश के महानायक थे, है ना। इनका लक्ष्य क्या था, देश की आज़ादी, आज़ादी। तो ये क्या है, लक्ष्य कैसा है, ये लक्ष्य कैसा है, अच्छा।
महात्मा गांधी थे, वो चाहते नहीं थे कि देश आज़ाद होने के बाद विभाजित हो जाए, तो उनका लक्ष्य कैसा था? अच्छा, है ना। आप लोग हैं, मान लीजिए आप हैं, आपका लक्ष्य क्या है? यूपीएससी क्लियर करना, सिविल सर्वेंट बनना आपका लक्ष्य है। माध्यम क्या है? साधन क्या था इनका? बहुत सारे साधन थे महानायकों के, जिसमें से गांधी एक नायक थे जिनका लक्ष्य, जिनका साधन क्या था? सत्य से हो, जो सत्य है, जो सही है, उसी से होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? अन ब्रिटिश रूल है भारत में, अन ब्रिटिश। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी ना, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में तो अंग्रेजों का शासन है ही नहीं। जो अंग्रेज हमें ब्रिटेन में दिखाई देते हैं, जो ब्रिटेन में उन्होंने जिस तरीके की व्यवस्था स्थापित कर रखी है, वो तो भारत में है ही नहीं। यहाँ तो अन ब्रिटिश रूल चल रहा है, ये अंग्रेजों का रूल नहीं। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ पे तो रूल अलग अलग है, भारतीयों के लिए अलग, अंग्रेजों के लिए अलग मानक। ये ब्रिटेन में नहीं है। वहाँ तो सबको पढ़ाई, बराबर पढ़ाई का अधिकार है, सब कुछ है। यहाँ तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। यहाँ के पैसे को आप क्या कर रहे हो? बहिर्गमित करके अपने देश में ले जा रहे हो। यहाँ पे शोषक चरित्र है आपका, है ना। तो साधन क्या होना चाहिए? उद्देश्य देखो सबका था। क्रांतिकारी थे हमारे महानायक, उनका उद्देश्य था कि हिंसा के माध्यम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी का उद्देश्य था अहिंसा होनी चाहिए, क्योंकि गांधी अवसरवादी थे। गांधी को पता था जिस दिन मैंने हिंसा का सहारा ले लिया, उसी दिन मुझे भी फांसी में। बहुत बड़ी सोच थी गांधी। लोग बोलते रहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उन्हें ये नहीं पता कि यही जरूरी व्यक्ति है। सबसे अवसरवादी और सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति यदि कोई इतिहास में था तो महात्मा गांधी थे। क्यों? जो व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए असहयोग की बात कर दे कि अब हम किसी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे, उससे बड़ा क्रांतिकारी कौन हो सकता है? जो सविनय अवज्ञा, कि सविनय आपके कानूनों को नहीं मानेंगे, नमक का कानून ये लो तोड़ दिया, नहीं मानेंगे, नहीं भरेंगे टैक्स, नहीं देंगे कर, जो धरने की बात करे, उससे बड़ा क्रांतिकारी। बहुत दिमाग से क्रांतिकारी थे वो, दिमागी क्रांतिकारी थे। लोगों को लगता है कि वो बस एक बुढ़ा सब आदमी है। जो आदमी 72 किलोमीटर चल जाए पैदल, कितना क्रांतिकारी आदमी होगा। तरीका था। तो गांधी जो थे उन्होंने असहयोग की बात की। हमारे देश के क्रांतिकारियों का भी लक्ष्य था, लेकिन उनका साधन क्या था? हिंसा, डकैती, पैसे की जरूरत। गांधी ने क्या किया? अंशदान। लक्ष्य दोनों का सेम है, उद्देश्य सेम है ना। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए? मेहनत। यदि आपके दिमाग में चल रहा हो कि कोई दूसरा माध्यम भी हो सकता है, घर पे पड़े रहना है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, एक तरीका ये भी हो सकता है। यदि कोई तरीका मिलता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस बन जाते हैं। करे हो आपने, ये किया है, इंटर में किया है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, बोर्ड पहुंच गए, वहाँ पे जुगाड़ कर लिया। यही डिग्री कॉलेजों में होता है, ले गए साथ में नोटबुक, वहाँ भी मुन्ना भाई एमबीबीएस होता है। किया होगा आप में से, खुद ले गए होंगे गेस्ट पेपर नोट्स। पॉसिबल नहीं है। यूपी से तो नहीं थे आप लोग, उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों में चलती है व्यवस्था। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर गया था, किया प्राइवेट से था आपने। हाँ, तो इसमें क्या ये मतलब आपका सिद्ध करने, इससे आप सिद्ध कर पाएंगे कि आपने नकल नहीं करके पास किया? तो समझिए बात को, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसका लक्ष्य क्या है? अच्छा। आपका भी लक्ष्य है अच्छा, लेकिन साधन क्या है आपका? साधन भी क्या अच्छा है आपका? मान लीजिए आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो आपने धूम मूवी देख ली है ना, कि एक तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसा करते हैं, डकैती डालते हैं अच्छी खासी और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। किसी को चूना लगा देते हैं, चिटफंड कर लेते हैं, या विजय माल्या बन जाते हैं पहले बढ़िया। या आपने केतन पारिक का नाम सुना होगा, हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, जिन्होंने बड़ा स्कैम किया स्टॉक एक्सचेंज में। किसी दिन सुनाऊंगा आपको केतन पारिक, हर्षद, इनकी कहानियाँ भी सुनाऊंगा। इसके ऊपर अभी कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका मीडियम क्या है, माध्यम क्या है।
तो ये भी हो सकता है कि आप जो लक्ष्य चाहते हैं, जो आपका गुड है, यदि ये अच्छा है, ये शुभ है ना। एक गुड आपका यदि साधन भी गुड है, आप अच्छे साधन के थ्रू अच्छे लक्ष्य को पाना चाहते हैं, है ना, तो दो तरीके का गुड हो गया। गुड की प्राप्ति में गुड का सहारा, और एक हो सकता है गुड की प्राप्ति में बैड का सहारा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? लोग क्या देखेंगे, लोगों को क्या दिखाई देगा आपका? लोग ये देखते हैं लोगों को तो यही देखना है कि आज़ाद हुआ देश की नहीं है। लोग तो ये कह रहे थे कि 1922 में चौरा चौरी होगा था, तो क्यों आपने वापस लिया? देश तो आज़ाद हो जाता। वो हिंसा हुई थी, देश तो कम से कम आज़ाद हो जाता। लोग तो उस गुड को देख रहे थे। समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का तात्पर्य, इस गुड को हम बोलते हैं निरपेक्ष गुड। निरपेक्ष गुड, अंतिम लक्ष्य यही है, और यही है मेन शुभ। इसे बोलते हैं सापेक्ष शुभ। शुभ दो प्रकार का होता है, अच्छा दो प्रकार का होता है। सापेक्ष शुभ, ये अंतिम लक्ष्य नहीं होता, ये सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करने का साधन होता है। समझ रहे हैं? और जो आपको कल के दिन आपका यूपीएससी क्वालिफाई हो गया, लोग इसे भूल जाते हैं। कई बार होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे इंटर के एग्ज़ाम दिए, मैं आपको अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ, कॉपी में 100 हजार की नोट सेट कराते हैं और 95% भी आ जाते हैं। एक बच्चा है, रात दिन मेहनत करके 64% ही आता है। लोग फिर ये जानने का प्रयास नहीं करते कि ये 95 कैसे है। ये कहते थे ये सोता रहता था, टॉप कर गया, ये रात दिन पढ़ता था, कुछ नहीं हुआ। तो लोग तो इसे देखते हैं, इसे नहीं देखते। लेकिन इसे कौन देखता है? इसको कौन देखेगा? अंतरात्मा। आपको पता है कि आपने क्या किया है। यदि आपका रिजल्ट ये नहीं भी आया, तो भी आप अंदर से खुश रहेंगे, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। आपने अपना माध्यम गलत नहीं चुना। आपको पता है कि आपने जो भी पाया है पूर्ण ईमानदारी से पाया, और आप खरा सोना हो। आप अवश्य फेल हो गए, लेकिन आपने कोई ऐसा माध्यम नहीं चुना, ऐसा तरीका नहीं चुना जो आपकी आत्मा को प्रहार करे। अपने आत्मा की पवित्रता पर ध्यान दिया, अंतःकरण की पवित्रता पर ध्यान दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो चलो यही बात अभी लिखना है। गुड, हम गुड लिख रहे थे ना। शुभ, शुभ दो प्रकार का होता है, तो लिखिए शुभ का शाब्दिक अर्थ है, शुभ का शाब्दिक अर्थ है जो लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। पहले हम शब्दावली देख रहे हैं, बहुत आराम से एक एक शब्द को समझते जाना है मेरे साथ, और मज़े भी लेना है। ऐसा नहीं है इसमें बिल्कुल रोंदू सा चेहरा बना के बैठ गए। बहुत आराम से इथिक्स पढ़ेंगे, देखते जाओ। इथिक्स आपके चुटकियों में कर दूंगा 3-4 दिनों में, खुश हो जाओगे कि बस काम हो गया, अब सर जी छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मैं छोड़ूंगा अभी भी नहीं, 3 महीने कम से कम मेहनत कराऊंगा। फिर देखना, यदि आप मेरे साथ बराबर की मेहनत कर गए, मैं आपको लिख के देता हूँ, बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे, बिल्कुल गजब पेपर आएगा। इथिक्स वाले पेपर में तो टेंशन फ्री होके बस इतना करते जाना। ये एक एक पॉइंट आपको पता होने चाहिए विद एग्जाम्पल अपने व्यवहारिक भी बना सकते हो। आपका काम क्या होना चाहिए? इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल ढूंढ के रखना, सोचना, थिंक करना, कहाँ पे अप्लाई होता है जो हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लिखिए गुड का शाब्दिक अर्थ है, या शुभ का शाब्दिक अर्थ है जो लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। जो लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सापेक्ष शुभ, नंबर 1 सापेक्ष शुभ, सापेक्ष शुभ। नंबर 2 निरपेक्ष शुभ। निरपेक्ष शुभ। नंबर 1 लिखिए सापेक्ष शुभ। नंबर 1 सापेक्ष शुभ लिखिए।
ऐसा शुभ जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। ऐसा शुभ जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। ऐसा शुभ जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। ऐसा शुभ जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। क्लियर? इसे क्या कहेंगे हम? सापेक्ष शुभ। ये वास्तव में खुद शुभ है नहीं, ये माध्यम है बस। समझ रहे हैं? किसका माध्यम है? शुभ की प्राप्ति का माध्यम। इसे सापेक्ष शुभ कहते हैं। दूसरा डालिए, इसी में लिख लीजिए एक दो बातें और। इस शुभ में, इस रूप में यह शुभ साधन के रूप में होता है। इस रूप में यह शुभ साधन के रूप में होता है। इस शुभ में यह शुभ साधन के रूप में होता है। साधन के रूप में होता है। सापेक्ष शुभ अपने आप में मूल्यवान नहीं होता है। सापेक्ष शुभ अपने आप में मूल्यवान नहीं होता है। सापेक्ष शुभ अपने आप में मूल्यवान नहीं होता है। समझ गए बात को? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बड़ी मज़े की बात है, मेरे एक मित्र हैं और आज वो एसआई हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, दरोगा भर्ती चल रही थी, ठंड का समय था, ठीक है। और दो मित्र हैं, एक मित्र है और दूसरा मित्र है। दोनों दरोगा भर्ती में फिजिकल के लिए गए। तो फिजिकल में एक आता है आपका गोला फेंकने का, ठीक है। अब जिस दिन गोला फेंक था इनका, मित्र वन का, इनके साथ क्या हुआ, उस दिन खुली धूप थी, दिसंबर का ही महीना था, धूप खुली थी। तो जब इन्होंने गोला फेंका तो मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस लाइन है, ये डिस्क्वालीफाई हो गए, यहीं से बाहर हो गए। सौभाग्य इनका अच्छा था, जिस दिन इनका दिन आया उस दिन खूब कोहरा था, है ना। यहाँ पे खड़ा है जो इंस्ट्रक्टर था, उसको यहाँ दिख ही नहीं रहा था क्या गतिविधि हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे एक पुलिस वाले खड़े थे, उनको कहा सर ऐसा है 1000 रुपये पकड़िए और यहाँ पे जाके गोला फेंक दीजिए। ये दौड़ के आगे गया, गोला फेंक दिया, ये चयनित। सापेक्ष शुभ जो शुभ था, सापेक्ष शुभ वो मूल्यवान नहीं होता। मूल्य किसका होता है? निरपेक्ष शुभ का। जो अंतिम लक्ष्य आपको मिलता है, लोग उसी की प्रशंसा करेंगे, उसी से आपको कुछ वैल्यू मिलेगी समाज में। ठीक, समझ गए आप? इजी, इसका कोई मूल्य नहीं है। अब आप ये बताएं अपनी पूरी कहानी कि मेरे दिन तो खुला अवसर था, बुनाया, हो गया काम, आज जो ऐसा ही है। कभी कभी दिल की बातें खुलती हैं तो बता देते हैं परत के ऐसे हुआ था, सब देते हैं कहीं ना कहीं पे। समझ रहे हैं बात को? तो ये चलता है और इसी की प्रशंसा है। ये है रिजल्ट आपका। लेकिन ये सत्यनिष्ठ नहीं है। समझ रहे हैं? ये सत्यनिष्ठ नहीं है, ये सत्यनिष्ठ है। ये कहीं ना कहीं पे देश को नुकसान पहुंचाएंगे या खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो ये मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि सापेक्ष शुभ, चाहे आप जितना परिश्रमी हो, यदि रिजल्ट आपका 0 हो जाता है, यदि निरपेक्ष शुभ में नहीं बदलता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप रात दिन पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन आप रिजल्ट नहीं ला पाए तो दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। ये समझेगी आप समय खराब किया, सब कुछ किया। और वहीं दूसरा पर्सन, चाहे वो रात दिन सोता हो, रिजल्ट अच्छा ले आए तो बोलेंगे बड़ा ब्रिलियंट लड़का था, 1 घंटे पढ़ता था, टॉप कर गया।
बताओ कितना बुद्धू था, 12-12 घंटे मेहनत किए। अब उसके दिल से पूछो उसने क्या किया, उसने क्या किया। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। मान लीजिए आप लोग साल भर तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, ठीक, खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया। परीक्षा के 1 महीने पहले आपको, या परीक्षा के 1 महीने सोचिए, अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम था, बहुत सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए कि एग्ज़ाम मत लीजिए, हम कोविड पॉजिटिव हैं। हो सकता है उनमें से कोई बच्चा ऐसा रहा हो जिसने 2 साल 3 साल खूब मेहनत की हो और फाइनली लास्ट में परीक्षा के समय आके कोविड पॉजिटिव हो गया। उसे नहीं पता था ऐसा होगा, फाइनली एग्ज़ाम नहीं दे पाया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। दूसरा बच्चा जो 6 महीने से ही खूब अच्छी मेहनत कर रहा था, एग्ज़ाम पे अच्छा प्रदर्शन कर गया और सिलेक्ट हो गया। तो लोगों को ये 2 साल की मेहनत फिर नहीं दिखाई देगी आपकी, आपका सापेक्ष शुभ नहीं दिखाई देगा लोगों को, ठीक है। लोगों को क्या दिखाई देगा? आपका निरपेक्ष शुभ, या कोई और माध्यम इसने चुन लिया हो। समझ रहे हैं ना बात को? मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताता हूँ। तो वहाँ पे यदि चारों मित्रों का आप एटीट्यूड देखें तो चारों मित्रों का अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है। कहीं पर भी आप 4 मित्र जाएं, तो जैसे मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए तो आपने इससे पूछा क्या खाना है, इसने कहा जो तू खाएगा मैं खा लूँगा। कैसा एटीट्यूड हुआ इसका? आपको लेके चलने का एटीट्यूड कि जो तेरी मर्जी होगी वो मैं, है ना। दूसरे ने क्या किया? मुझे यही खाना है, यही मंगाना है, यही खिलाऊंगा। कई बार पार्टियों में भी यही होता है कि भाई जो पार्टी मेरी मर्जी होगी, जितना होगा उतना दे पाऊंगा। यही चीज़ प्रशासन में भी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासक में आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि वो जो कह रहे हैं उसका पालन आपको करना पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि कहीं पे दंगे जैसी स्थिति बन रही है, वहाँ पे कैसा ये चाहिए कि भैया जैसा तुझे करना हो कर ले। ये बंदा चाहिए कि वो बंदा चाहिए कि जो मैं आदेश दे रहा हूँ उसका पालन करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके की प्रशासकीय क्षमता को आकलित किया जाता है, जरूरत पड़ती है उसकी। आप एक तरीके की प्रशासकीय क्षमता, इसलिए ना तो कोई प्रशासकीय क्षमता गलत है और ना तो कहीं पर आपको बहुत कठोर और स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा और कहीं पर आपको पोलाइट भी बनना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी टीम को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको टीम से काम लेना है। और जब आपको सिचुएशन हैंडल करनी है तो वहाँ पे आपको कैसा होना पड़ेगा? स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आपकी इस पोलाइटनेस का कोई बेनिफिट भी उठा सकता है और मुद्दे को पूरा गुमराह कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब ये मैं आगे जब आऊँगा आपको प्रशासकीय क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल सिखाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये गुणों का विकास करते हैं, है ना। चलो आगे की बात है। हम कहाँ पे थे? सापेक्ष शुभ और निरपेक्ष शुभ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको? कि ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बेसिक धरातली स्तर पे बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है ना सारी बातें, है ना। हाँ, ऊपर से नहीं जानी चाहिए, ठीक है। चलो आगे लिखिए। निरपेक्ष शुभ हेडिंग डाली है क्या आपने? सापेक्ष शुभ हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग डालिए निरपेक्ष शुभ। निरपेक्ष शुभ, निरपेक्ष शुभ। निरपेक्ष शुभ अपने आप में शुभ एवं अंतिम लक्ष्य है। निरपेक्ष शुभ अपने आप में शुभ एवं अंतिम लक्ष्य है। यह स्वयं साध्य है, यह स्वयं यही टारगेट है जो आपको चाहिए। अब तो समझ में आ रहा है ना, यह स्वयं साध्य है। इसे किसी उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं बनाया जा सकता। इसे किसी उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं बनाया जा सकता। इसे किसी उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि इससे उच्च कोई दूसरा आदर्श नहीं है। क्योंकि
इससे उच्च कोई दूसरा आदर्श नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर? क्या कंफ्यूजन है बताइए? मतलब कि जो आप कह रहे हैं रिजल्ट ठीक होना चाहिए, हाँ, तो उसको करने का तरीका सही हो या गलत हो मैटर। देखो आपको एक चीज़ पता है कि गलत का रिजल्ट गलत ही आएगा कभी ना कभी। यदि मान लीजिए आप इस भरोसे भी बैठे रहें कि एग्ज़ाम में नकल हो जाएगी, एग्ज़ाम में कोई आप साम दाम दंड भेद, आपको अपना साधन पवित्र रखना है, सबसे पहली चीज़ ये। और फिर परिस्थितियाँ जैसी बनेंगी देखा जाएगा। आपको नहीं, अंतरात्मा के जवाब में मत बैठिए। मैंने आपको क्या बोला, यदि आपके सेंटर में 29 बच्चे नकल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे साधु बन के नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अपना प्रयास तो पूरा करके जाइए। अपने सापेक्ष शुभ को आपको पूरा करना है, उस माध्यम से आपको गुजरना चाहिए, तभी आप खरा सोना बनेंगे। और जब कहीं पर आपको अवसर, मान लो अवसर नहीं मिला, तो फिर आप रह गए उसके भरोसे, क्योंकि वो अवसर आपको पता नहीं है कुछ। आपको ये पता है कि यदि मैं मेहनत करूंगा तो अपने भरोसे भी सब कुछ कर बैठूंगा। उस भरोसे के चांसेस किसके हैं? इसके चांसेस 99% है, उसका चांस 1% है सापेक्ष शुभ का। इसको बोलते हैं लक। यही है बस, और कुछ नहीं है। गीता में कहा गया कार मांडे वाधिकारास्ते, अपने कर्म पर ही आपका अधिकार है, फल पे नहीं है। इसलिए आपको निश्चिंत होकर के सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को दिमाग से हटा करके अपने सापेक्ष शुभ के कार्य पे लगे रहना चाहिए। निरपेक्ष शुभ आपके हाथ में नहीं है। समझ रहे हो? वो परिस्थिति, आपका लक अच्छा होगा तो आपको वो और बूस्टअप करा देगा। आपके हाथ में सापेक्ष शुभ है, निरपेक्ष शुभ नहीं है। भगत सिंह थे, उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता अपनाया, लक्ष्य उनका वो था, देश की आज़ादी वो नहीं देख पाए, हमें दिखा के चले गए। समझ रहे बात को? नहीं देख पाए वो देश की आज़ादी, कि देश आज़ाद हुआ भी होगा कि नहीं हुआ होगा। निरपेक्ष शुभ हुआ, उसमें समय लगा, लेकिन उन्होंने सापेक्ष शुभ के साथ, दूसरा भी माध्यम हो सकता था कुछ, गांधी का रास्ता, उनका रास्ता गलत नहीं था। क्यों? निरपेक्ष शुभ उनका अच्छा था। समझ रहे हैं? अब देखो, आप यूपीएससी में क्यों आना चाहते हो? यूपीएससी में आप आना चाहते हो, ये आपका निरपेक्ष शुभ नहीं है। एक पद प्राप्त करना आपका निरपेक्ष शुभ नहीं है। आपका है कि इस पद में आने के बाद आप क्या करना चाहते हो, ये आपका निरपेक्ष शुभ है, ये आपका अल्टीमेट टारगेट है। यदि ये आपका अल्टीमेट टारगेट है कि आप जाकर के समाज की सेवा करोगे, यही आपके एग्जाम का लक्ष्य है कि आप सिविल सेवा में जा रहे हो, समाज सेवा में जा रहे हो, लोक सेवा में जा रहे हो, तो यदि आपने सापेक्ष शुभ का रास्ता चुना है तो आप किसी भी माध्यम में जाओगे तो यही लक्ष्य की पूर्ति करोगे। मान लो ये नहीं मिलता प्लेटफॉर्म, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिलता तो भी आपका उद्देश्य, फिर कहाँ आप गलत हुए, कहाँ चूक गए, कहाँ आप रह गए, कहाँ रह गए? आप तो कहीं पर भी नुकसान में नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अन्यथा की स्थिति में आप कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए एक घटना हुई अभी आपका बिकरू हत्याकांड, विकास दुबे ने किया, बहुत सारे पुलिस वाले उससे जुड़े रहे होंगे जिन्होंने पूरी सूचना पहुंचाई उसके तक। उनका शुभ क्या था? उनका शुभ तो यही था ना कि जो अपराधी थे उनका संरक्षण करना, अपराधियों की चाटुकारिता करना, उनकी गुलामी करना। और उस शुभ के चक्के में उसने क्या निकाल के दिया? अपने दोस्तों की बलिदान करवा दिया, अपने दोस्तों को शहीदी करा दी। यदि वो लोगों ने ये जानकारी नहीं लीक की होती तो शायद उसके दोस्त जिंदा होते। आज वो भी फंसे पड़े हैं, सब जांच में हैं, सबकी जॉब जाएगी, सब कुछ जाएगी। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो दूसरों की सहायता करना ही होना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने समाज में एग्जिस्ट कर पाएंगे। आप किस पद में भी पहुंच जाइए,
यदि आप इस गोल से, इस उद्देश्य से हटेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाकर के अपने आप को कोलैप्स कर जाएंगे, समाप्त कर लेंगे, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी माध्यम, किसी तरीके से पहुंच जाएं। समझ रहे बात को? तो जो सत्य निष्ठा है वो हमेशा जीतती है। हमेशा गांधी ने क्या कहा? सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। ठीक है, तो आपको हमेशा सापेक्ष शुभ को साथ लेकर के चलना है। सापेक्ष शुभ के माध्यम से निरपेक्ष शुभ की प्राप्ति करनी है। समझ रहे बात को? हाँ, क्लियर? अब क्लियरिटी कि नहीं क्लियरिटी? फिर बाकी मौका देखा जाएगा। 1% यदि मिलेगा तो उसको भी, उस पर फिर चूकेंगे नहीं, वो भी पता करके रखेंगे, वो भी जानकारी में रखेंगे। अब मुझे खुद बताइए, अभी यूपीपीएससी में 2015 तक की जितने भी सिलेक्शन हुए थे सबके ऊपर सीबीआई जांच लगा दी गई है। 2012 से 2015 तक में इनमें से जितने बच्चे, मान लो कोई आया है घूस से या कुर्सी से भी, जाएगा एक ना एक दिन, निकलेगा। व्यापम घोटाले में इतने सारे बच्चे जिन्होंने व्यापम, एक ना एक दिन तो पोल खुलनी है। व्यापम में कितने लोगों की लुटिया डूब गई, आपको पता है? कितने मरे उसमें, अभी भी डेली प्रतिदिन कोई ना कोई जा रहा है। कितना बड़ा उसमें रोल था, यहाँ तक कि राज्यपाल तक से कनेक्शन थे, उनका बेटा उसमें जुड़ा था, आत्महत्या हुई उसकी, कितने मीडिया कर्मी मारे गए। तो एक न एक दिन भंडा फूटता है उसका, और जिस दिन फूटता है उस दिन सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए असत्य की कोई नींव नहीं होती। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जो आपका निरपेक्ष शुभ है, निरपेक्ष शुभ का अंतिम लक्ष्य क्या है? निरपेक्ष शुभ का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख, सुख की प्राप्ति। तो लिख लीजिए इसको भी, ये अगला पॉइंट यहां पर लिख लीजिए। सुखवादियों के अनुसार, सुखवादियों के अनुसार जीवन का सर्वोच्च, सुखवादियों के अनुसार जीवन का सर्वोच्च शुभ सुख ही है। जीवन का सर्वोच्च शुभ यानी आपके जीवन का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो क्या है? शुभ। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। आप ये नहीं चाह रहे हैं कि इस काम को करने के बाद मैं दुखी होऊंगा, चाहे वो क्षणिक सुख हो चाहे वो दूरगामी सुख हो। समझ रहे हैं? आप में से एक बच्चा है जो 12-15 घंटे पढ़ता है, उसको क्या दिख रहा है? दूरगामी सुख, कल के दिन मैं सेलेक्ट होऊंगा, फिर मैं राज करूंगा। एक को क्या है? आज सो लेता हूँ। वो किस चीज़ का? वो क्षणिक सुख उसे चाहिए, डेली सो रहा है, वो 12-12 घंटे नींद ले रहा है। फिर वो क्या है? दूरगामी अशुभ उसको मिलेगा। एक को दूरगामी शुभ, एक को दूरगामी अशुभ, देखने और सोचने का। तो दोनों मेहनत कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए। एक पढ़ रहा है अपने हैप्पीनेस के लिए, एक सो रहा है वो भी अपने हैप्पीनेस के लिए। सब हैप्पी हैं अपने अपने उसमें। समझ रहे हो? किसान यदि रात को 2 बजे भी फसल को देखने जाता है तो हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि कल वो लहलाएगी। दूसरा किसान यदि सो रहा है, बारिश हो रही, ओला पड़ रही हो, तो अभी के सुख के लिए कर रहा है, कल के दिन कुछ नहीं काटेगा। समझ रहे हो बात को? तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए, उसमें आपका शुभ है। तो लिख लीजिए इसी को। सुखवादियों के अनुसार जीवन का सर्वोच्च शुभ सुख ही है, अर्थात निरपेक्ष शुभ का, निरपेक्ष शुभ का उच्चतर लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं आपको मैं पहले कुछ समझाता हूं, फिर इसके बाद आपको बताता जाता हूं। अगला शब्द आपको आपके सिलेबस में लिखा हुआ है अभिक्षमता या अभिरुचि या एप्टीट्यूड, है ना? सिलेबस का ये तीसरा पॉइंट है। मैंने बताया ना सिलेबस के 3 हेडिंग दिए गए हैं। पहली हेडिंग है आपकी नीति शास्त्र, समझ गए हम, सत्यनिष्ठा समझ गए हम। अब हम बात करते हैं कि अभिरुचि, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, अभिक्षमता का मतलब क्या है, आसान भाषा में।
विशेष रुझान, किसी कार्य के प्रति विशेष रुझान। 3 इडियट मूवी देखी है? पूरी मूवी एप्टीट्यूड के ऊपर ही पूरी बनी है। एक बच्चा था जिसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, वो इंजीनियरिंग कर रहा है ना? वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका एप्टीट्यूड किधर है, उसका विशेष रुझान किधर है? उसमें एक लाइन आती है ना कि सचिन तेंदुलकर के पिता यदि ये कहते कि बेटा तू गाना गा, तो एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता, क्योंकि वो उसका रुझान किधर था? खेलने में था। और ये विशेष रुझान कैसे पता चलता है? आपके आचरण से। कोई बच्चा है जो खेलने में बहुत आगे है, उसको आप कहो सिविल सेवा पढ़, पढ़ाई कर, IAS बनना है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका विशेष रुझान क्या है? तो विशेष रुझान जन्मजात भी हो सकता है और इसे अर्जित भी किया जा सकता है ना? अभिक्षमता से आशय है निश्चित प्रकार के कार्य को कर सकने की क्षमता। यह एक योग्यता है ना, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। यह आपके अंदर की एक एबिलिटी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब आप बताओ, आप लोग की अभिक्षमता क्या है? आपका विशेष रुझान किस तरफ है? देखो, सिविल सेवा एक टारगेट है, इसको हटाओ अपने दिमाग से। एक लक्ष्य है जहां पे आपको पहुंचना, एक निरपेक्ष शुभ है आपका, हटाओ इसको, दिमाग से ही हटा दो। अभी आपका निरपेक्ष शुभ है दूसरों की मदद करना। मैं अभी आपसे पूछ लूं कि 4 एग्जाम्पल दो, आपने कब कब किसी की मदद की? आप एक एग्जाम्पल नहीं दोगे। क्या कह रहे हो आप? जब मैं IAS बन जाऊंगा तब करूंगा। अरे अभी नहीं कर रहे हो, क्या गारंटी आप कल करोगे? अभी आपके पॉकेट में 5 रुपए है, उससे 5 पैसे निकाल के नहीं दे सकते हो, तो कल के दिन आपके पॉकेट में 50 लाख होगा, तो उससे 5 रुपए कैसे निकाल के दोगे? तब तो आपके पास स्टेटस भी होगा, पावर भी होगा, अथॉरिटी भी होगी, सब कुछ होगा। आपके अंदर अभिक्षमता नहीं है, एटीट्यूड नहीं है दूसरों की मदद करने का, एप्टीट्यूड, आपका विशेष रुझान नहीं है उस तरफ। दूसरों की पीड़ा में आपका दिल दर्द उठता है कि नहीं? भाई जिस सेवा में जा रहे हो उसकी जो डिमांड है, क्या वो आपके अंदर है क्वालिटी? ये क्वालिटी की बात करता है। सोचिए कि आपको अपनी ही पड़ी है कि दूसरे की पड़ी है। यदि आपके सामने 1000 लोग भूखे खड़े हैं और आपकी थाली में खाना है, तो पहले आप निपटोगे कि सबको खिलाओगे? किस सोच के मालिक हो आप स्वार्थी हो या परोपकारी हो? सिविल सेवा तो परोपकार की बात करती है, सिविल सेवा तो सत्यनिष्ठा की बात करती है, सिविल सेवा तो ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है, सिविल सेवा तो ईमानदारी की बात करती है, सिविल सेवा नेतृत्व क्षमता की बात करती है। क्या आपके अंदर ये वैल्यू हैं, ये मूल्य हैं? क्या आपका एप्टीट्यूड है इस तरफ? क्या आपका विशेष रुझान है इस तरफ? सोचिए, सोचने की बात है। तो अभी क्षमता का मतलब होता है विशेष रुझान। यूपीएससी कुछ नहीं करेगा आपके साथ, पूरा एग्जाम, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसा षड्यंत्र? प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, सिर्फ आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, आपके रुझान को चेक करने के लिए कि क्या आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप सिविल सेवा के योग्य हो या नहीं हो। यदि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी तो यूपीएससी आपको सेलेक्ट करेगा और वो आपको ट्रेन करेगा, क्योंकि अर्जित किया जा सकता है। ट्रेनिंग इसीलिए होगी आपकी 2 साल की। तो IAS की परीक्षा किस लिए है? आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, इसीलिए आपके सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो समझिए आपको CSAT में क्या दिया गया है? CSAT क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वहाँ पे मैथ के माध्यम से, रीजनिंग के माध्यम से, कंप्रीहेंशन के माध्यम से, डिसीजन मेकिंग के माध्यम से, इंटरपर्सनल स्किल के माध्यम से, कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से आपके एप्टीट्यूड को तो चेक किया जा रहा है। पहले प्रीलिम्स में चेक किया, मेंस में पूरा पेपर रख दिया, इसके माध्यम से चेक किया, इंटरव्यू में अपने सामने बैठा के चेक करेंगे। 3 स्तरों पर आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप एक सिविल सेवक बनने योग्य रखते हैं या नहीं रखते। तो अभिक्षमता का मतलब है किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य।
जिसको प्रशिक्षण एवं वातावरण के माध्यम से भविष्य में निखारा या साकारित किया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? प्रशिक्षण या वातावरण के माध्यम से भविष्य में निखार। मान लो कोई बच्चा है, उसको संगीत में रुचि है, हर समय गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है, उसे संगीत में ही अपने आप को, उसको मज़ा आता है। तो यदि उसको एक अच्छा गुरु मिल गया, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, तो एक अच्छा संगीतकार बनाया जा सकता है उसे, है ना। किसी बच्चे की खेल में रुचि है, यदि उसको अच्छी प्रशिक्षण अकेडमी मिल गई, एक अच्छा, भाई सचिन तेंदुलकर के गुरु का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर आपके फेवरेट खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। रमाकांत आचरेकर, उनको पता नहीं था कि इस बच्चे में क्या है, बस उन्होंने उसका विशेष रुझान देखा। उन्हें नहीं पता था ये सचिन बन जाएगा आने वाले समय में। उन्होंने उसको प्रशिक्षण किया, उसको अच्छा वातावरण दिया और भविष्य में आज वो भारत का, विश्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया, है ना। आज रमाकांत आचरेकर को कोई नाम भी नहीं जानता उसके आगे। वो तो इसलिए लोग जानते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर के गुरु थे, बस। तो एक कोच का काम क्या होता है? आपके एप्टीट्यूड, जो आपका विशेष रुझान है किसी क्षेत्र में, उसको विकसित करना, उसे पहचानना और आपको ट्रेन करना। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से आपकी अभिक्षमता को जांच किया जाएगा, चयनित किया जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग संस्थान में भेजा जाएगा, वहां पे आपको एक वातावरण दिया जाएगा और आपको एक ऑफिसर लाइक आपकी हैबिट्स डेवलप की जाएंगी। 2 साल यही काम आपके साथ होता है, तब जाके आप ऑफिसर बनते हो। अभी क्या आपके अंदर ऑफिसर लाइक हैबिट्स हैं? क्योंकि हम उस वातावरण में नहीं हैं, हमारा प्रशिक्षण उस स्तर का नहीं है। अभी तो सिर्फ आपके अंदर एक एप्टीट्यूड होना चाहिए सिविल सेवा के प्रति, है ना। आपकी सीखने की क्षमता, लर्निंग पावर, कोई चीज़ आपको नहीं आती तो क्या आप सीखने की क्षमता रखते हैं? ये एप्टीट्यूड है। क्या आप विशेष रुझान है आपका किसी विषय में, जिस तरफ है, क्या उस तरफ ही आप बढ़ रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं? कोई है जो बिजनेस ब्रेन होता है, उसका दिमाग में बिजनेस ही चलता है, बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे थॉट आते हैं। आप खुद सोचो ना, स्टीव जॉब्स यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो कहाँ होते? कोई आज जानता भी नहीं। एप्पल दुनिया की सबसे बहुमूल्य कंपनी है ना। तो ये कैसे हो पाता है? बिजनेसमैन, उनका एप्टीट्यूड है। मुकेश अंबानी, है ना। तो ये सब जब आपका विशेष रुझान आपको पता होना चाहिए, और ये जन्मजात भी होता है और समय के साथ अर्जित भी किया जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। चाणक्य का नाम आप सबने सुना है। चाणक्य के समय नंद वंश एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का। उसी के समय पे सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था, आपको शायद पता हो। और सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई थी कि ब्यास नदी को पार कर सके। वो सतलुज के पास झेलम के पास बितास्ता का युद्ध हुआ था। उस समय झेलम का नाम ही बितास्ता, राजा पोरस थे उस समय, है ना। तक्षशिला वाला क्षेत्र जो आपका पेशावर वाला क्षेत्र है, आधुनिक पेशावर, उस क्षेत्र में झेलम नदी के किनारे बितास्ता का युद्ध हुआ। पोरस पराजित हुए, लेकिन नंद वंश से मोर्चा लेने की उसकी सेना ने हिम्मत और वो नहीं जमाई, क्योंकि नंद वंश उस समय उस समय यहाँ पर घनानंद का शासन था। चाणक्य का अपमान हुआ उस सभा में, और उस अपमान का बदला लेने के लिए, क्योंकि देखो जब राजा, किसी भी समाज में जो राजा होती है, राजा का पद होता है, पहले राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और जब राजा भोग विलास में डूब जाता है तो निश्चित तौर पे समाज का, प्रजा का पतन होना प्रारंभ हो जाता है वहीं से। तो जो ये पूरी कंडीशन है, जो पूरा, उसी दौरान चाणक्य ने एक बच्चे को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को। जो बच्चा एक पहाड़ पे बैठा था और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ प्ले कर रहा था, एक खेल खेल रहा था। वो सिर्फ खेल था उसके लिए। अपने पास बहुत सारे बच्चों को बुलाता था, उनकी प्रॉब्लम सुनता था और उसको सॉल्व करने का प्रयास करता था। ये क्या दिखाता है? उसकी विशेष रुझान को, लीडिंग पावर दिखाता है, लीड करने की क्षमता को दिखाता है, एक प्रशासनिक गुण को। चाणक्य ने क्या किया?
उसे उचित वातावरण दिया और प्रशिक्षित किया। उसने क्या किया? जिसको सिकंदर जैसा राजा जिस शासक के सामने युद्ध करने से डरता था, उस शासक को उसने उखाड़ फेंका, उस वंश को उखाड़ फेंका, नंद वंश जो सबसे ज़्यादा कहते हैं उसके पास संपत्ति थी उस समय, उस वैभव को, और उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो भारत का आज तक का सबसे विशालतम साम्राज्य था सम्राट अशोक के समय पे। अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण के हिंद महासागर तक पताका यदि फैली है भारत की कभी, तो सिर्फ अशोका के समय में थी। चंद्रगुप्त मौर्य उस साम्राज्य का संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक था। तो समझ रहे हैं, विशेष रुझान, आपकी जो अभिक्षमता है, यही आपको जो है किसी भी कार्य में आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देती है। अभिरुचि ही आपकी सब कुछ है। तो लिख लीजिए, इसके बारे में भी लिख लीजिए, अभिक्षमता क्या है आपकी। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ कि क्लियर हो रही है ना चीज़ें, है ना? तो ये तीसरा पॉइंट था आपका अभिक्षमता। ठीक है, चलिए इसको लिखिए किसी भी कार्य के प्रति विशेष रुझान, किसी भी कार्य के प्रति विशेष रुझान, विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट सामर्थ्य, विशिष्ट क्षमता, अभिक्षमता या अभिरुचि, इंग्लिश में है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड अलग चीज़ है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति अलग चीज़ है, उसको बाद में देखेंगे। पहले आप यहाँ पे एप्टीट्यूड को समझिए। अभिक्षमता या अभिरुचि कहलाती है, अभिरुचि कहलाती है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र विशेष या कार्य में, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र विशेष या कार्य में समुचित प्रशिक्षण एवं उपर्युक्त वातावरण मिलने के बाद ज्ञान एवं कुशलता हासिल करने, सीखने, निपुणता विकसित करने की आंतरिक योग्यता, सामर्थ्य या अंतर्निहित क्षमता को दिखाता है। ठीक है, क्लियर? सामर्थ्य या अंतर्निहित क्षमता को दिखाता है। किसी को कोई दिक्कत हो अभिरुचि अभिक्षमता के बारे में तो बताएं, आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी कम से कम एक शब्दावली के तौर पे अभिक्षमता आपको कहीं आ जाए तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अभिक्षमता का मतलब क्या है? विशेष रुझान, एक विशिष्ट योग्यता, एक विशिष्ट सामर्थ्य, एक विशिष्ट क्षमता जो आपके अंदर क्या है? छुपी हुई है, जिसको करने में आपको मज़ा आता है। अब आप देख लो भाई, यदि अभी आपके अंदर कोई दूसरी अभिक्षमता हो तो छोड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो। या तो आप इसे अर्जित करो जो आप चाहते हो। ठीक है, लिख लीजिए, यह जन्मजात या सीख कर विकसित की जा सकती है। यह जन्मजात या सीख कर विकसित की जा सकती है। होता है कई बार कि अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा, एक महान लेखक थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला, लेकिन जब वो कहते हैं 70 साल की अवधि में एक बड़े चित्रकार बन गए, बहुत बड़े पेंटर भी थे वो।
है ना। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना डाइवर्सिफाइड होना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। सुरेश रैना एक बहुत अच्छे क्रिकेटर लेकिन अच्छे संगीतकार भी हैं। आपको पता होगा वो क्या नाम है, एक क्रिकेटर है श्रीसंत, बहुत अच्छे क्रिकेटर लेकिन अच्छे डांसर भी हैं, है ना। तो आप ये क्षमता आप सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग एक्टर भी हैं, है ना। एक IAS अधिकारी हैं दिल्ली में, वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, शायद आपको पता हो। अभी उनका गाना कोई वायरल चल रहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अभिषेक ऐसे कुछ नाम है। हाँ, दिल तोड़कर हंसती है मेरा, अरे तो समझ रहे हैं। अभी क्षमता आपके अंदर कुछ भी विशेष रुझान समय के साथ आप बहुत सारी चीज़ें विकसित कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, बहुत सारे कोई भी गेम आप खेल सकते हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ाने वाले एक टीचर बन सकते हैं। आपकी एक अभी क्षमता भी हो सकती है, बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एक मेंटोर हो सकते हैं, एक समाज के लिए पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, एक लीडर हो सकते हैं। आपके अंदर एक नायक छुपा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, एक नायक हैं, एक लीडर हैं, ग्रेट लीडरशिप उनमें दिखती है ना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं, यदि शीर्ष नेताओं को देखें तो आपको टिप्स में उनका नाम जरूर आएगा, हो सकता है नंबर 1 में ही आ जाए। है ग्रेट लीडरशिप, देश को लेकर चलना, अंतर्राष्ट्रीय जगत को लेकर चलना विभिन्न मुद्दों पे। लीडर का काम क्या होता है, लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है और कुछ नहीं। वो अपनी बातें आपको बोलता है और आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। वो एक प्रभाव कारक होता है और कुछ नहीं, है ना। जितने भी लोग देखेंगे लीडर जितने भी हैं, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। अपने इन्फ्लुएंस में लोगों को ले आते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं। हिटलर कौन था, उसने इतने लोगों की हत्याएं करा दी, लोगों को इन्फ्लुएंस में ले लिया। ये जो आतंकवादी पैदा करते हैं, ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, आप जैसे ही किसी को इन्फ्लुएंस में ले आते हैं, अपने प्रभाव में ले आते हैं, और जो आपको बोलते हैं फिर आप उसके साथ डमरू की तरह नाचते हो, मदारी बन जाता है वो आपका। समझ रहे हो। तो ग्रेट लीडर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। अब मुद्दा यह है कि उनका जो निरपेक्ष शुभ है, आतंकवादियों का निरपेक्ष शुभ क्या है, बुरा। समझ रहे हैं ना। वो अनुचित की तरफ जाते हैं, वो गलत है। क्यों, वो समाज को अधिकतम दुख देने की परिकल्पना से जुड़ा हुआ है, समाज में भय फैलाना चाहते हैं वो। आतंकवादियों के दिमाग में क्या, आतंकवादी की कोई विचारधारा नहीं है। आतंकवाद एक ऐसी परिभाषा है जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, सिर्फ एक ही विचारधारा है, भय फैलाना, भय का वातावरण विकसित करना हर जगह। अब खुद सोचो क्या लक्ष्य हो सकता है उसका, जो जाए यहाँ पर बम ब्लास्ट कर दे रेलवे स्टेशन पे, जो जाए किसी हॉस्पिटल पे। 26/11 में क्या हुआ था, एक 5 स्टार होटल को पहले कैप्चर किया गया, एक कैफ़े को कैप्चर किया गया, रेलवे स्टेशन को कैप्चर किया गया, हॉस्पिटल को कैप्चर किया गया। वो क्या चाहते थे, टैक्सी पे बम रखा गया कि लोग ना तो सड़क पे निकलें, ना तो रेलवे जाएं, ना तो होटल जाएं, ना तो कैफ़े जाएं। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप सिर्फ भय का वातावरण विकसित करना चाहते हो। समझ रहे हैं बात को। तो आपको समझना है चीज़ों को, ठीक। तो आपको अभी क्षमता समझ में आ गई, एप्टीट्यूड समझ में आ गया। अब आज ही सब समझना है कि कुछ कल भी समझेंगे, धीरे धीरे समझना है सारी चीज़ों को। 3 दिन देखते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि समय लग रहा है। आज कितने टर्म्स सीखे, मेरे पास सैकड़ों से ज़्यादा हैं इथिक्स में, तो धीरे धीरे समय, लेकिन आपके दिमाग को खोल के रख दूंगा। 3-4 दिन जो भी समय लगता है हम शब्दावली सीखने में, इस शब्दावली सीखने के बाद आप इथिक्स से डर आपका जीरो कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी होगी आपको। अब जैसे कि अभी क्षमता से कोई क्वेश्चन आ जाए, कि अभी क्षमता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कुछ तो बता पाएंगे, लिख पाएंगे। 10 में 5 नंबर तक की तो बात बन गई आपकी। नीति शास्त्र क्या है, आचार शास्त्र क्या, मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। मैं आपको यूपीपीएससी का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, यूपीएससी का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, राजस्थान पीएससी का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। तीनों को संकलित करके एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है। चलें, आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। एक साथ ज़्यादा देना भी